अस्सलाम नाज़रीन। बीएलए अपनी दहशतगर्दी से बाज नहीं आ रहा। अभी चंद घंटे पहले उन्होंने मस्तूंग शहर के ऊपर हमला किया। हमला जो असल में हुआ था वो एक बैंक के ऊपर था, क्योंकि ज़ाहिर है फंडिंग के लिए ये दहशतगर्द तंजीमें वक्तन फ़वक्तन लोगों को अगवा करती हैं, भत्ता मांगती हैं, मुतलका इलाकों के बैंक लूटती हैं, दहशत फैलाती हैं। लेकिन बीएलए ने उसको इस तरह प्रेजेंट किया एज ए मस्तूंग शहर को उन्होंने टेक ओवर कर दिया है। ये उनका एक क्लासिक स्टाइल है कि वो एक शहर के अंदर आते हैं 20-25 मोटरसाइकिलों में, वहाँ पे 2-3-4 वीडियोस बनाते हैं जैसे वो कोई टिक टॉकर हैं, और फिर वहाँ से गायब हो जाते हैं। फिर प्रोपागेंडा के लिए वो ये चीज़ आपको दिखा देते हैं, और दुनिया भर के जितने उनके बलोच अकाउंट्स हैं वो उसको रीशेयर करते हैं कि देखो कैसे हमने मस्तूंग शहर पे काम कर लिया। जैसे ही वहाँ पे हमारी मुसल्लह अफवाज और वहाँ पे लोकल पुलिस इदारे पहुँचे, ना तो सिर्फ उन्होंने 2 दहशतगर्दों को कत्ल कर दिया, बल्कि उन्होंने इलाके को भी क्लियर कर दिया। अनफॉर्चुनेटली इस इंसिडेंट के अंदर एक यंग नौजवान टीनेजर शहीद हो गया। दहशतगर्दी के मामलात में हमें अपटिक देखने को मिल रहा है, और ये अपटिक साइन ऑफ डेस्परेशन है हमारे फॉरेन एनिमीज़ की और लोकल जो दहशतगर्द तंजीमें वहाँ पे एग्जिस्ट करती थी। जब से अफ़गान तालिबान ने हाथ उठाया टीटीपी के ऊपर से, तो वो भी एक डेस्परेट स्पायरल के अंदर हैं, और जब से इंडिया को मुंह तोड़ जवाब मिला है तो बीएलए भी अब कन्फ्यूज़न का शिकार है कि वो करें तो क्या करें। ईरान का जो रजीम चेंज ऑपरेशन नहीं हो सका, अब उसके बाद बीएलए की चूड़ी टाइट होते हुए नज़र आती है। लेकिन हमें एक दहशतगर्दी का मामला लकी मरवत में भी नज़र आया, जहाँ पे 2 लोकल पुलिस वैन इसराइल और सनाउल्लाह उनको भी गन डाउन कर दिया गया। उसके बाद हमें लकी मरवत में सिर्फ चंद महीनों के अंदर एक रैपिड इंक्रीज़ नज़र आए दहशतगर्दी के इवेंट्स में। दहशतगर्दी के वकूए इतने ज़्यादा हो चुके हैं कि JUF चीफ़ मौलाना फजल रहमान की रहाइश गाह को प्रोटेक्ट करने के लिए FC का प्लाटून मूव कर दिया गया है। ये आफ्टर रिसेंट किडनैपिंग अटेम्प्ट जो उनके बेटे के ऊपर हुई थी। 2 दहशतगर्द मारे गए CTD के जॉइंट ऑपरेशन बन्नू के अंदर। ये सारी चीज़ें हम आपको बता रहे हैं पिछले 48 घंटे की। जो मस्तोंग वाला हमला है वो तो चंद घंटे पहले हुआ है, लेकिन बाकी सारी ये दहशतगर्दी के जो हमले हो रहे हैं ये पिछले 48 घंटे के अंदर हो रहे हैं। तो आपके मुल्क के अंदर जब उसकी जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस दोबारा बहाल होती है तो चीज़ें रेव अप होना शुरू होती हैं। आप अस्यूम करेंगे कि जो सारा आपका मुल्क है वो फुली गेयर्ड और प्रिपेयर्ड है ये जंग करने के लिए, लेकिन नहीं। आपकी KP गवर्नमेंट अभी तक एक्सेप्ट नहीं करना चाह रही सवात में क्या हुआ, किस तरह हुआ, किसकी मिस्टेक थी, कौन बेहतर कर सकता था। और पंजाब के अंदर हम इस वक्त बहुत मसरूफ़ हैं कि हम किसी तरह जिना कार्डियक इंस्टीट्यूट को रीनेम कर दें मरीम नवाज़ कार्डियक इंस्टीट्यूट। अमूमन हमारे जो पॉलिटिशियंस होते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, वो चीज़ें अपने नाम करते हैं जो उन्होंने बनाई हों, लेकिन पुरानी चीज़ों को रीनेम कर देना अपनी लाइकनेस में, और वो भी जिना के नाम से अपने नाम पे करना, ये एक न्यू लेवल का लो है। मैं उम्मीद करता हूँ, क्या कहते हैं, कि ये चीज़ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब वापस ले लेगी, क्योंकि इस तरह की इंसल्ट कायदे आज़म के नाम के ऊपर मेरा नहीं ख्याल कोई एक्सेप्ट करने को तैयार है। आप एक कैंसर अस्पताल बना रहे हैं, ठीक है, उसको अपने नाम से कर लें। आप एक मेडिकल सिटी बनाना चाह रहे हैं, उसको अपने नाम से कर लें, अपने वालिद के नाम से कर लें, तो उसमें तो चलो फिर भी कोई सेंस लॉजिक बनता है। वैसे अक्सर औकात नॉर्मली जब लोग कोई अच्छा काम करते हैं तो वो अपने किसी फौत हुए बुज़ुर्ग के नाम चीज़ कर देते हैं, जैसे कि शौकत खाना में। लेकिन यहाँ पे डिटाई है कि हमारी गवर्नमेंट खुद ही जो कोई काम नहीं कर पा रही, वो चीज़ें अपने काम कर रही है। ये दहशतगर्दी के मामले को आप नॉन सीरियस मत लें। आपको समझना है कि ये लोग एक सॉफ्ट पावर के थ्रू और एक हार्ड पावर के थ्रू ऑपरेट करते हैं। इनके मरासिम होते हैं लोकल तंजीमों के साथ जो इनको कवर और प्रोटेक्शन दे रही होती है। जब इन एरियाज़ में मिलिट्री ऑपरेशन करने जाती है तो नंबर 1 प्रॉब्लम उनको ये फेस होती है। तो जब तक आप इस दहशतगर्दी के मामले को अपने इलाकों में हल नहीं करेंगे, रजामंद नहीं होंगे हल करने के लिए, तो आपके इलाके प्रोग्रेस नहीं कर सकते। जहाँ पे एक तरफ बलूचिस्तान निगलेक्ट हुआ है एज अ सूबा, बलूचिस्तान के अपने लीडर्स से, बलूचिस्तान के अपने MPs से आप बिल्कुल बात कर सकते हैं कि वो इस्टेब्लिशमेंट बैक थे, वो लोकल बॉडी के इलेक्टेड थे, लेकिन रहते तो वहाँ पे थे। अगर वहाँ मुसल्लत भी किए गए थे तो रादर दैन एक डेमोक्रेटिक फ़ोर्स बना के आप आगे आएँ, एक मिलिट्री फ़ोर्स कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं होगी। यहाँ पे बहुत सारे लोग कमेंट में बहस करेंगे कि मारंग बलोच तो एक डेमोक्रेटिक फ़ोर्स के तहत आई थी। नहीं, मारंग बलोच ना इलेक्शन में पार्ट लेने में इंटरेस्टेड थी, मारंग बलोच ना पॉलिटिकल प्रोसेस के पार्ट बनने को तैयार थी। वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी एक ह्यूमन राइट्स कॉज लीड करते हुए इस्लामाबाद गई थी। जो उसकी मुतलका पॉलिटिकल फोर्सेस हैं उनको एक्टिवेट होने की ज़रूरत है। विद इन द सिस्टम रह के ही चेंज आ सकता है, कोई मेजर इनकलाब नहीं आ रहा। जिस जमात के 4 करोड़ वोटर हैं वो इनकलाब नहीं ला पा रहे, तो बाकी तो सब भूल ही जाएँ कुछ होता है। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि नेशन स्टेट के पैराडाइम के अंदर मोनोपोली ऑफ वायलेंस स्टेट के पास आ जाती है। तो फिर जब आप निगोशिएट करते हैं तो उसको मद्देनज़र रख करते हैं।
बाकी ये रूट आप ट्राई करना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम। टीटीपी ये रूट ट्राई कर रहा है काफ़ी सालों से, नहीं कामयाब हो पा रहा। ये रूट अफ़गान तालिबान की इनकरेक्ट मिसाल दे के समझाया जा रहा होता है। अफ़गान तालिबान अपना होमलैंड डिफेंड कर रहे थे इन्वेडर फोर्सेस से। पाकिस्तान इज़ नॉट द इन्वेडर फोर्स इन बलूचिस्तान, रॉ इन्वेडर फोर्स है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा था और इंशाअल्लाह ताला रहेगा। राना सनाउल्लाह ने एक और इंटरेस्टिंग बात की कि डायलॉग इज़ द ओनली वे टू रिजॉल्व पॉलिटिकल इशूज़। राना सनाउल्लाह जो गवर्नमेंट में इस वक्त फेयरली इरेलेवेंट है, जो अपनी सीट भी नहीं जीत सके, वो इस तरह के अक्सर हर 2-3 महीने बाद बातें कर जाते हैं जिससे वो पीटीआई को, उनकी इत्तेहादी जमातों को कन्फ्यूज़ करने का काम करते हैं। गवर्नमेंट में ना तो कोई एक्चुअली इंटरेस्टेड है उनसे सीरियस बात करने के लिए, और ना ही गवर्नमेंट अहल है उनसे सीरियस बात करने की। या तो ना गवर्नमेंट के इक़्तिदार में कुछ हो, वो कोई प्ली डील ऑफर कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है वो ही कंट्रोल कर रही है इमरान खान साहब का आउटकम क्या बनता है, और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट इंटरेस्टेड नहीं है इमरान खान साहब से बात करने के लिए। दूसरा, आप खुद लॉजिकली सोचें, अगर सिविलियन गवर्नमेंट मुल्क चला रही है, जो ये स्टेटमेंट अजम्पशन देती है, जो सेंटर शिबली फराज ने भी कह दिया था रात सुबह वाले क्लिप के अंदर कि जनाब गवर्नमेंट से सीरियस बात करे। एक गवर्नमेंट इंडिया से जंग जीत के आई है, एक गवर्नमेंट को इंटरनेशनल रिकग्निशन मिल रही है, एक गवर्नमेंट को इंटरनेशनल लोन सैंक्शन हो रहे हैं, वो आपसे क्यों बात करेंगे? कोई वजह नहीं है। इस गवर्नमेंट का और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का आपस में मरासिम भी बिल्कुल ठीक है, तो कोई गुंजाइश भी नहीं है। तो वाई वुड एनी बडी टॉक टू यू? क्या ये गलत हो रहा है? बिल्कुल, इसमें कोई शक दो राय नहीं है। हाउएवर, आप लोगों को गुमराह मत करें। गुमराह करने से एक बात याद आती है कि जो 26 लोग पार्लियामेंट के अंदर सस्पेंड किए गए थे पंजाब असेंबली में, अब उनको डी सीट करने का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। ये इंतहाई बचगाना मूव है, ये पेटीनेस है PMLN और मरीन नवाज साहिबा के पार्ट पे। असेंबली के अंदर क्या क्या नहीं होता, क्या हम भूल गए हैं? असेंबली में जब PMLN अपोजिशन में होती है क्या होता है, PP अपोजिशन होती है क्या होता है। तो अगर PTI के जो MPAs हैं उन्होंने शोर मचाया, पेपर फाड़े, तो पार्लियामेंट की मुकद्दसनेस आप रिस्टोर इस तरह नहीं करेंगे कि 26 इलेक्टेड, जो 45 और 47 दोनों फॉर्मों के इलेक्टेड MPAs हैं, उनको डी सीट कर दें। PMLN को ये क्यों करना पड़ रहा है? उसकी बुनियादी वजह यह है कि ये इनहेरेंटली पैटी लोग हैं। हमारे सियासतदानों की फितरत में एक पैटीनेस है कि जनाब हमने टिट फॉर टैट पॉलिसी खेलनी है। अगर 5 साल आपकी हुकूमत के हैं, वैसे 5 साल पूरे निकालेगी इसलिए, बट से 5 साल आपकी हुकूमत के हैं, तो हर एक साल, हर एक लम्हा आपका अवाम की सर्विस में गुजरना चाहिए, एक दूसरे पे पैटी पॉलिटिक्स खेलने पे नहीं। जब हम अवाम की सर्विस की बात करते हैं तो वहाँ पे हमारी सरकार काफ़ी फेल कर जाती है मेजरेबली। सबसे पहले आप सबका बहुत शुक्रिया हमें सब्सक्राइब करने के लिए। जिन जिन दोस्तों ने हमारी फैमिली में शामिल हुए 3000 की सब्सक्रिप्शन लेके, काइंडली हमें व्हाट्सएप किया करें ताकि हमें पता हो कि हमने किस ग्रुप में ऐड करना है। वैसे जो आप सब्सक्राइब कर रहे हैं इसके लिए आपको 12 वीडियोस हर महीने मिलेंगे जो प्राइवेट वीडियोस होंगी, यानी कि वो कंटेंट किसी ने ना पहले देखा होगा, ना वो कभी किसी मेन चैनल पे अपलोड होगा, वो सिर्फ आपके कंजम्पशन के लिए होगा जो 3000 की सब्सक्रिप्शन पे कर रहे हैं। अब वो कंटेंट होगा क्या? उसमें आपको लाइफ स्टोरीज पता चलेंगी, कुछ फिलोसॉफिकल आइडियाज़ डिस्कस होंगे, कुछ पर्टिकुलर इंसिडेंट्स होते हैं जिसकी वजह से चैनल्स डिमोनेटाइज हो जाते हैं, वो ग्रेट डिटेल में डिस्कस होंगे। कुछ आपके साथ कंटेंट शेयर किया जाएगा जो अवेलेबल नहीं है आम पब्लिक को, और जो पब्लिकली उस तरह शेयर भी नहीं हो सकता। मोस्टली चीज़ें एजुकेशन रिलेटेड होंगी, हर चीज़ का कोई लेसन होगा पीछे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकें। तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें, 3000 रुपीज़ भेजें, व्हाट्सएप करें और ईऑन फैमिली का हिस्सा बनें। थैंक यू। 340 बिलियन अप्रॉक्सीमेटली, एग्जैक्टली 339.5 बिलियन के नए टैक्स मेजर्स लगा दिए गए हैं। याद है जब यही पंजाब के MPAs, बल्कि जो हमारे मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन थे, वो शोर मचा रहे थे टैक्स फ्री बजट, टैक्स फ्री बजट, टैक्स फ्री बजट। सो सिर्फ 340 अरब के नए टैक्स मेजर्स इनटू अफेक्ट आ गए हैं। ये क्या हैं कि जो नॉन फाइलर्स हैं, जब वो कैश विड्रॉ करेंगे तो उन पे 0.6% नहीं 0.8% टैक्स लगेगा। एक न्यू एनर्जी व्हीकल्स अडॉप्शन लेवी होगा लोकल और इम्पोर्टेड पे। अमून वैसे लोकल पे नहीं लगता है, इम्पोर्टेड पे लगता है टू डिस्करेज पैसा गोइंग आउट ऑफ द कंट्री, पर यहाँ पे दोनों पे लग रहा है। एडिशनल टैक्स मेजर्स इंक्लूडिंग फेडरल एक्साइज ड्यूटी ऑफ 10% ऑन डे ओल्ड चिक्स ऑफ पोल्ट्री सेक्टर, यानी कि कोई बिजनेस जो आपको सप्लाई प्रोवाइड कर रहा है उसके ऊपर लग रहे हैं। ये प्राइस मैं और आप देंगे एज कंज्यूमर। रेट ऑफ टैक्स इंक्रीज फ्रॉम 25% to 29% ऑन डिविडेंड रिसीव्ड बाय कंपनी फ्रॉम म्यूचुअल फंड डराइविंग इनकम फ्रॉम प्रॉफिट ऑन डेट, यानी कि सरकार जो लोन्स के एवज
जो पैसे उठा रही थी या फिर कंपनीज उन लोन्स को आगे लेवरेज कर रही थी पैसे कमाने के लिए थ्रू म्यूचुअल फंड्स, उनके ऊपर 4% टैक्स इंक्रीज़ कर दिया गया है। विद होल्डिंग टैक्स increase from 15 to 20% on profit on government securities paid to any person, institution investors other than an individual, यानी कि जो बड़े इंस्टीट्यूशंस खरीद रहे हैं उनके ऊपर इजाफा हुआ है। फाइनेंस बिल ने रिवील किया कि किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते इस दफात के तहत जब तक कि उन पर ये चीज़ साबित ना हो जाए। 3 मेंबर कमेटी होगी FBR की जो ऑथराइज करेगा कमिश्नर टू इशू वारंट अगेंस्ट अरेस्ट ऑफ अ पर्सन इन्वॉल्व इन टैक्स ऑन केसेस ऑफ टैक्स लॉस एक्सीड्स ₹5 करोड़, यानी 5 करोड़ से ऊपर मुकदमे में 3 रुकनी बेंच बनेगा जो कमिश्नर अपॉइंट करेगा। इस सारती सूरत हाल के अंदर एक फेलियर है गवर्नमेंट का टू डू इट्स जॉब, वो चाहे KPK के अंदर सवात में लोगों की सिक्योरिटी हो। वहाँ पे बहरहाल इरिगेशन डिपार्टमेंट बार बार कह रहा है कि हमने मुतलका इदारों को बताया था, अपडेट किया था ऑफिशियल्स विया व्हाट्सएप के फ्लो राइज कर रहा है, हमने सेवरल वार्निंग्स दी थी, उसके बावजूद वहाँ पे कोई टाइमली एक्शन नहीं लिया गया, ना ही लोकल इंतज़ामिया की तरफ से, ना ही गवर्नमेंट की तरफ से, और ना ही जो पब्लिक एट लार्ज हम डिस्ट्रेस सिग्नल्स दे रहे थे। यानी कि फ्लैश फ्लड इतना भी ऑल ऑफ सडन नहीं हुआ था कि आप देख ही नहीं सकते थे कुछ करना चाहिए, मतलब उसके भी साइंस थे, हमारे पास टाइम था। अभी तक 12 लोग रिकवर किए गए हैं जो शहीद हो चुके हैं वहाँ पे, जिसमें से एक बच्चा भी है जो चारसद्दा से इतवार वाली सुबह को मिला था। सर्च अभी भी अंडरवे है। जो रिपोर्ट है अनफॉर्चुनेटली वो बताती है, और ये फेलियर है आई बिलीव KPK में PTI गवर्नमेंट का, कि मल्टीपल अलर्ट सेंड किए गए थे टू DCs, यानी जो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर्स हैं उनको मल्टीपल अलर्ट्स दिए गए थे। वो किसी भी लम्हे पे ये अलर्ट को सुन के अपने अंडर जो ब्यूरोक्रेसी थी मूव कर सकते थे, पुलिस को डायरेक्टिव दे सकते थे, और इवन सेंट्रल कमांड को बता सकते थे KPK में जो सेक्रेटेरिएट है कि जनाब ये हो रहा है, यहाँ लोकल बंदे हमारी नहीं सुन रहे, आप कुछ करें। तो वो अपने MPs को मूव कर सकते थे उस इलाके के अंदर, लेकिन इसमें से कुछ भी नहीं हुआ, और हमें एक बहुत ही अफसोसनाक और खौफनाक मामला देखना पड़ा। CM गंडापुर जब CMH पेशावर गए तो वहाँ पे उन्होंने तारीफ़ की सिक्योरिटी फोर्सेस की कि जनाब जो आप यहाँ पे एफ़र्ट कर रहे हैं टेररिज्म को रेडिकेट करने का, ये बहुत अच्छा है, और जो आप सैक्रिफाइसेस दे रहे हैं ये मुल्क और कौम की खातिर दे रहे हैं। अब इस सारी सिचुएशन के अंदर ये वही CM गंडापुर हैं जिन्होंने मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को ललकारना है इस्लामाबाद जाके धरने के अंदर। अली मीन गंडापुर साहब की पोजीशन अब PTI के बहुत सारे लीडरों की तरह बिल्कुल टेनुअस हो चुकी है, बिल्कुल आप समझिए अपनी आखिरी लम्हों पे हैं। अगर आपको अगले महीने डेढ़ में पता चलता है कि KPK में चीफ मिनिस्टर चेंज हो रहा है तो कोई इसमें सरप्राइजिंग बात नहीं होगी। इंटरनेशनल फ्रंट पे हम थोड़ी सी खबरें कवर करना चाहेंगे। उसकी वजह यह है कि वहाँ पे जो डेवलपमेंट हो रही है वो भी अपने ही तौर में खौफनाक है। मॉडर्न डे एंड एज में ये पहली दफ़ा हुआ है कि एक पूरे का पूरा इलाका यूक्रेन का अनेक्स हो गया है। रशियन बैक्ड ऑफिशियल ने बताया कि ऑक्यूपाइड लुहांस्क के अंदर मॉस्को फोर्सेस ने 2022 के यूक्रेनियन नक्शे को तब्दील कर दिया है। उन्होंने वो इलाका पूरा का पूरा अपनी गिरफ्त में ले लिया है। यानी कि ये जो ऑन गोइंग वॉर है, जब ये कंक्लूड होगी तो ये इलाका जो है वापस यूक्रेन को नहीं दिया जाएगा। यूक्रेन की सॉवरन टेरिटरी जो है वो अब रशिया के कब्ज़े के अंदर आ चुकी है। ये बहुत ही एक खौफनाक बात है। हम लोग तो एज ऑफ एम्पायर्स में उस तरह ज़िंदा नहीं थे, पर ये टेरिटरी स्वॉप होना, चेंज होना फेयरली कॉमन होता था। अब ये मॉडर्न डे एंड एज में भी हो रहा है, और ये बाय प्रोडक्ट ऑफ अ मल्टीपोलर वर्ल्ड है। जब दुनिया की नज़र ईरान और इसराइल के ऊपर थी और अमेरिका वहाँ पे बिग डॉग प्ले कर रहा था, रशिया खामोश बैठा हुआ था। दुनिया कहती खामोश क्यों बैठा हुआ है? क्योंकि उनका स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट था यूक्रेन के इसी रीजन के अंदर। इसी वजह से उन्होंने वॉर भी वेज की थी, नेटो के रिस्पॉन्स में भी की थी जो वहाँ पर वो नेक्सस बना रहा था, और कुछ एरियाज़ वो लेना भी चाहता है। इससे पहले वो जॉर्जिया का भी एरिया अनेक्स कर चुका है और दुनिया उस पर चुप बैठी रही। यही फियर है इस वक्त यूनाइटेड किंगडम का कि यूक्रेन के बाद पोलैंड नेक्स्ट होगा और फिर दोबारा यूरोप थिएटर ऑफ वॉर बन जाएगा। लेट्स सी आने वाले दिनों में क्या होता है। इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू डोनाल्ड ट्रंप को मिलेंगे 7 जुलाई को, जहाँ पे उन्होंने सीज़ फायर गाज़ा की बात करनी है। इंटरेस्टिंगली इनफ जब वो ये सारी गुफ्तगू आगे पीछे बयानात हो रहे हैं तो गाज़ा के अंदर सीज़ फायर के बाद वन ऑफ द डेडलीस्ट डेज़ रहा था, जहाँ पे इजरायली जेट्स ने एक इंटरनेट कैफ़े जहाँ पे एक छोटे बच्चे की सालगिरह हो रही थी वहाँ पे बम गिराए थे और तकरीबन 40 के करीब लोगों को शहीद कर दिया। अजीब सा सीज़ फायर है कि सीज़ फायर से पहले आप स्लॉटर करें इनोसेंट बच्चों को जो सालगिरह मना रहे हैं। शायद उनके अंदर भी कोई हमास का टेररिस्ट छुपा हुआ था।
अब ये जो बहाना है कि जी छोटे बच्चे भी हमास के टेररिस्ट हो सकते हैं, हमास ह्यूमन शील्ड्स इस्तेमाल करता है, ये टोटल नॉनसेंस है, बिकॉज़ ये एड कैंप है। ये वो एरियाज़ हैं जो आपने खुद डेजिग्नेट किए हैं कि लोग यहाँ पे जाएँ। जब आप लोगों को ब्लाइंड फायर से ड्राइव कर रहे होते हैं ना कि आप एक तरफ जाएँ, तो ये लोग वहाँ जाके इकट्ठे होते हैं। इससे आपको साफ नज़र आता है कि एक एथनिक क्लेंस हो रहा है, एक जेनोसाइड इसराइल कैरी आउट कर रहा है। और इंटरेस्टिंग इनफ जब आप ग्रॉक एआई पे सर्च करते हैं, जिसको इंडियंस भी अपना वालिद मोहतरम मान चुके थे, दुनिया भी सराह रही थी, ये क्या इसराइल एक जेनोसाइड कमिट कर रहा है, तो ग्रॉक एआई जवाब देता है नहीं। तो ये एआई को जब अल्लाह ताला बनाकर उज़बिल्लाह बैठे होते हैं, ये ऐसा नहीं है। दर हकीकत जेनोसाइड ही हो रहा है। जो आज के नाज़ी जूज़ हैं वहाँ पे, यूरोपियन जूज़ जिनको कहा जाता है, वो ये काफ़ी देर से कर रहे हैं। और ये जो पर्टिकुलर जेनोसाइड है वो बाकी यहूदियों के साथ भी कर रहे हैं जो इसराइल के अंदर रहते हैं, चाहे वो इथियोपियंस हों, चाहे वो किसी और कौम या नस्ल के हों। उनकी स्टरलाइजेशन हो रही है। इस पर रिपोर्टिंग पूरी दुनिया कर चुकी है, लेकिन इसके बावजूद किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सारे के सारे उन छोटे बच्चों के खून को कोई वैल्यू ही नहीं दे पा रहे। 1 साल हो गया एग्जैक्टली जहाँ पे बांग्लादेश का स्टूडेंट रिबेलियन हुआ था, जिसके तहत उन्होंने गवर्नमेंट शेख हसीना से वापस ली थी और इंडियन प्रॉक्सी से वो एक इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट बने थे। 1 साल के ऊपर मुकदमात शेख हसीना पर चलाए गए हैं और शेख हसीना साहिबा छुपी हुई हैं इस वक्त इंडिया के अंदर, यानी कि कंफर्म करते हुए कि मैं इंडिया की ही प्रॉक्सी थी, क्योंकि बाकी मुल्कों ने उनको पनाह देने से रिफ्यूज़ कर दिया। रियलिटी ये है कि अब बांग्लादेशी गवर्नमेंट एक फ्री फॉरेन पॉलिसी एजेंडा के तहत चल रही है। वो दोबारा अपने क्लासिक मामलात रिवाइव कर रही है पाकिस्तान और चाइना के साथ, और इससे ज़्यादा बड़ी डिफ़ीट इंडिया के लिए बैक टू बैक नहीं हो सकती। 1 साल पहले उनकी बैक गवर्नमेंट को उन्हीं के लोग बांग्लादेश के आउस्ट करके वापस इंडिया भेज देते हैं, और 1 साल बाद पाकिस्तान उनकी धज्जियाँ उड़ा देता है जंग के अंदर। चाइना ऊपर से तिबड़ी टाइट कर रहा है, ईस्ट से बांग्लादेश और वेस्ट से पाकिस्तान। तो इंडिया की सिचुएशन भी बहुत टेनुअस है। इंडिया के केस के अंदर वो एक के बाद एक अनफॉर्चुनेट लॉस ले रहे हैं, चाहे वो मिलिट्री का लॉस हो, चाहे खुदा न खास्ता जो उनका एयरप्लेन गिरा जिसमें लोग बहुत सारे फौत हो गए थे, और अब जो एक पावरफुल एक्सप्लोजन हुआ है फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री में, जिसके अंदर 36 लोग अभी तक कंफर्म कर दिए गए हैं जो मर गए हैं। ब्लास्ट हुआ था मंडे आफ्टरनून, फैसिलिटी रन बाय सिगाची इंडस्ट्रीज़, जिसके अंदर एक प्लांट स्प्रे ड्राई यूनिट सेक्शन था जो कन्वर्ट करता रॉ मटेरियल टू पाउडर फॉर ड्रग मैन्युफैक्चरिंग। तकरीबन 50 किलोमीटर दूर हैदराबाद जो स्टेट कैपिटल है वहाँ पे ये फैक्ट्री थी। तो आप इस तरह इमेजिन करेंगे अगर आप लाहौर शहर में हैं तो रायमंड मरकज़ में धमाका हो जाए, और वो स्केल का धमाका हो कि 36 लोग मर जाए, यानी कि पूरा हैदराबाद एक दफ़ा हिल गया होगा। ये एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है, इस पर ना किसी को खुश होना चाहिए ना दुखी होना चाहिए, लेकिन सिर्फ अब इंडिया के अंदर जो एक ट्रिकलिंग अफेक्ट है वो आपके सामने आ रहा है कि किस तरह उन्होंने अपने लोगों को रेडिकलाइज़ किया। उन्होंने अपना फोकस अपनी डेवलपमेंट पे नहीं किया, बल्कि फ़ॉरेन ट्रिप से पैसे ज़ाया किए, सोशल मीडिया टीम्स पे ज़ाया किए, मिलिटरीली भी पाकिस्तान से उन्होंने कोट खा ली, और उनकी इंटरनल सिक्योरिटी ऐसे है कि वहाँ पे मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स चल रही हैं। ये रिसेंट एयर इंडिया वाला क्रैश देखें या फिर ये ब्लास्ट देखें तो आपको समझ आएगा कि उनके अंदर क्या इशू है। ये कंपनीज बच जाएंगी, बाय द वे एयर इंडिया को इतना प्रॉब्लम नहीं होगा और सिगाची ब्रदर्स को भी नहीं होगा, क्योंकि एलीट कैप्चर वहाँ पे भी है जिस तरह पाकिस्तान में है। तो अमीर आदमी लोगों को कत्ल करके, फैक्ट्री में नाकस पॉलिसियाँ लगा के, इस तरह के इंसिडेंट्स करके बच जाता है, उसे होता कुछ नहीं है। तो ये प्लाइट हम इंडिया के लोगों को भी समझाते हैं कि अगर आप ये फॉल्स चेस्ट बीटिंग छोड़ दें कि जनाब हम बेहतर हम बेहतर हम बेहतर, तो आप अपने हाल को देखें। मेजॉरिटी देश आपका पॉवर्टी लाइन के नीचे है। इससे पहले कि आप पाकिस्तान पे हमला करें, चाइना के साथ अड्डे लगाएं, कंपटीशन करें, बेहतर ये है कि अपने मुल्क पे फोकस करें। पाकिस्तान की सरकार के लिए बेहतर ये है कि मुल्क पे फोकस कीजिए। जब तक जमहूरियत का रिटर्न नहीं होता पाकिस्तान को, आप हकीकी डेवलपमेंट नहीं देखोगे। और मैं जमहूरियत का रिटर्न इकॉनमी की बहाली से भी लिंक करूँगा, क्योंकि इकॉनमी चलती है पब्लिक सेंटिमेंट पे। इस वक्त पब्लिक सेंटिमेंट गवर्नमेंट और मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के साथ नहीं है। आपका सुनने का शुक्रिया।